यूक्रेन पर हमला, क्या तीसरी आलमी जंग बर्पा होगी? सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1991 में यूक्रेन अलग मुल्क बन गया। यूक्रेन का सबसे बड़ा मसला उसका महले वकू है। जब कोई मुल्क दो बड़ी ताकतों या दो तहजीबों के दरमियान वाक़या हो तो उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत मुसल्लिमा होती है, लेकिन ये हैसियत गनीमत भी होती है और मुसीबत भी। यूक्रेन के एक तरफ रूस और उसके जेर असर बेलारूस के ममालिक हैं और दूसरी तरफ उसकी सरहदें यूरोपीय ममालिक यानी पोलैंड, मोल्दोवा, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया से मिलती हैं। अब एक तरफ सकाफती और तहजीबी लिहाज से यूक्रेन की ज्यादातर आबादी यूरोप से मुतासिर है और आबादी का एक हिस्सा माजी में सोवियत यूनियन का हिस्सा होने के नाते रूस से मुतासिर है। उसकी बड़ी सियासी जमातें भी तीन किस्म के रुझानात रखती हैं। एक वो है जो अमेरिका और यूरोप नवाज हैं और नेटो और यूरोप से खुद को जोड़ना चाहती हैं। दूसरी बड़ी पार्टी इलाकाई अप्रोच की हामी है, जबकि तीसरी जमात रूस नवाज है और रूस से जुड़े रहने पर जोर दे रही है। सर्द जंग के खात्मे के बाद अमेरिका और यूरोप के रूस के साथ तनाजात खत्म हो गए। एक तो खित्ते में उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई और दूसरा उन्होंने ये समझ लिया है कि अब रूस दोबारा उनके लिए कभी खतरा नहीं बन सकता। लेकिन 9/11 और अफगानिस्तान में आने के बाद अमेरिका की जेर क़यादत नेटो की एक बार फिर खित्ते में दिलचस्पी बढ़ गई है। दूसरी तरफ चाइना मुकाबले के लिए एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है। तीसरी तरफ प्यूटन की क़यादत में रूस एक बार फिर मगरिब को आंखें दिखाने के काबिल हो चुका है। इस तनाजुर में नेटो और यूरोप ने एक बार फिर रूस और मगरिब के दरमियान हाइल यूक्रेन पर आंखें जमा ली हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस ने भी पूरी तवज्जो यूक्रेन पर मरकूज कर ली है और रूसी सरहद से मुत्सल इलाकों लोहांस्क और डोनेट्स्क, जहां रूसी नस्ल के आबाद लोग खुद मुख्तारी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, की मदद शुरू कर दी। जबकि दूसरी तरफ मरकजी हुकूमतों और अवाम की अक्सरियत का रुझान चूंकि यूरोप की तरफ था, इसलिए उन्होंने मदद के लिए अमेरिका और यूरोप से रवाबित बढ़ा लिए। लेकिन तनाज़े उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब यूक्रेन में भी एक इमरान खान सदर बन गया। मेरा इशारा विक्टर यानुकोविच की तरफ है, जो 2010 में यूक्रेन के सदर बने। वो माजी में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन रहे हैं और रूस नवाज रहनुमा के तौर पर मशहूर थे। इब्तिदा में उन्होंने रूस के साथ मुआहदा किया और समंदर में वाक़िया क्रीमिया का नेवल बेस तेल की कीमतों में रियायत के बदले रूस के हवाले किया, जिसका मगरिब नवाज यूक्रेनियंस ने बुरा मनाया। दूसरी तरफ उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की तरह आइन में तरमीम करके अपने सदारती इख्तियारात में बेतहाशा इजाफा किया। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि वो अवाम में तेजी के साथ गैर मकबूल हो रहे हैं तो इमरान खान की तरह यू टर्न लेकर दूसरी इंतहा पर चले गए, यानी यूरोपीय यूनियन एसोसिएशन में शमूलियत के लिए कोशिशें शुरू करके यूरोप से अलहाक के ख्वाहिशमंदों की हमदर्दियां हासिल की। लेकिन 2013 के आखिर में उन्होंने अचानक यू टर्न लिया और यूरोपीय यूनियन एसोसिएशन में जाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अवाम उनके खिलाफ सड़कों पर निकल आई। 2014 तक ये एहतजाज बगावत की सूरत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से उनको हुकूमत छोड़कर रूस भागना पड़ा। लेकिन नफरतें जन्म ले चुकी थीं, इसलिए रूसी नस्ल के यूक्रेनियंस और बिलखुसूस लोहांस्क और डोनेट्स्क और क्रीमिया के लोगों ने पहले मगरिब नवाज हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया और जब नई यूरोप नवाज हुकूमतों ने उनको दबाने की कोशिश की तो उन्होंने हथियार उठा लिए। 2014 के बाद पेट्रो पोरोशेंको यूक्रेन के सदर बने, जिनका ताल्लुक यूरोपियन सॉलिडेरिटी पार्टी से था। यूं तो वो यूरोप और अमेरिका के करीब जाने की कोशिशों में मगन रहे और जवाब में रूस नवाज यूक्रेनी बगावत की तरफ जा रहे थे। 2019 में मौजूदा सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सदर बने, जिनका ताल्लुक सर्वेंट ऑफ द पीपल्स पार्टी से है और वो भी यूरोप नवाज हैं। इन दो सुदूर के अदवार में यूक्रेन को अपने असर से आजादी की तरफ गामजन और मगरिब की तरफ रवां देखकर रूस ने रूस नवाज यूक्रेनियंस की इमदाद बढ़ा दी। दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो ने यूक्रेनी हुकूमत और मगरिब नवाजों का हौसला बढ़ाने के लिए अपने फौजी, मिसाइल और एयरफोर्स यूक्रेन से जुड़े यूरोपीय ममालिक में तैनात करनी शुरू कर दी। रूस एक तो नेटो की कार्रवाइयों पर मोतरिज था और दूसरी तरफ यूक्रेनी हुकूमत से कहता रहा कि वो नेटो और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की कोशिशों से बाज रहे। रूस इलाके में नेटो की मौजूदगी को अपनी सलामती के लिए खतरा समझता रहा, लेकिन मगरिबी ममालिक सिर्फ यूक्रेनी हुकूमत का हौसला तो बढ़ाते रहे लेकिन अमलन कुछ नहीं किया। मसलन ना तो इसे यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाया और ना नेटो का। यूरोपीय यूनियन का मेंबर इसलिए नहीं बना रहा कि यूरोपीय ममालिक को डर है कि इस सूरत में बड़ी तादाद में यूक्रेनी उनके मुल्कों में नकल मकानी करेंगे।
اسی طرح نیٹو کا ممبر اس لیے نہیں بنا رہا کہ ان کے خیال میں یوکرین کی کنٹریبیوشن بہت کم رہے گی، لیکن وہ نیٹو کی ذمہ داری بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب روس نے حملہ کیا تو امریکہ اور یورپی ممالک نے شدید مذمت کی، اقتصادی پابندیاں بڑھا دیں، لیکن عملاً یوکرین کی مدد کے لیے نہیں آئے، اور میرا اندازہ ہے کہ مستقبل میں بھی نہیں آئیں گے کہ اس صورت میں چین بھی روس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یوں تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یورپ کے بعض ممالک بالخصوص جرمنی وغیرہ بھی روس کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا زیادہ انحصار روس سے درآمد شدہ توانائی پر ہے۔ اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ روس یوکرین پر قبضہ کر کے وہاں اپنی مرضی کی حکومت مسلط کر لے گا۔ یوکرین کے موجودہ صدر اشرف غنی کی طرح پھر امریکہ اور یورپ کی بے وفائی کا رونا روتے رہیں گے، جبکہ مغرب صرف دھمکیاں دیتا، مشرقی یورپ میں اپنی فوجی موجودگی بڑھاتا اور اقتصادی پابندیوں پر انحصار کرتا رہے گا۔ یوں یہ واضح ہے کہ ایک نئی سرد جنگ کا بھرپور آغاز تو ہو گیا ہے، لیکن سردست تیسری عالمی جنگ کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈیلی جنگ میں اب تک اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔